हेलो बच्चों, आज आप पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे क्लास 10 साइंस सैम्पल पेपर और सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी हम पहले करवा चुके हैं। तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहाँ से स्टडी कर सकते हैं। आज कराते हैं सेक्शन डी और प्रत्येक क्वेश्चन 5 मार्क्स का है। तो क्वेश्चन नंबर 34 है, रहमत क्लासिफाइड द रिएक्शन बिटवीन मीथेन एंड क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। Support Rahmat's view with suitable justification and illustrate the reaction with the help of balanced chemical equation। तो यहाँ पर रहमत जो है ने जो ये रिएक्शन को क्या करा है, क्लासिफाई करा है। तो मीथेन और किसकी रिएक्शन, क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एज ए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब देखना है कि क्या बनेगा इसमें। मीथेन CH4, तो ये बनेगा हमारा CH3Cl और बचा हुआ एक हाइड्रोजन का एटम है, एक एटम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, HCl। तो ये बना हमारा क्लोरोमेथेन एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसलिए है बिकॉज one atom of H is substituted by other atom जिसको हम हेटेरो एटम भी बोल सकते हैं। यानी क्लोरीन जो हेटेरो एटम है, क्लोरीन हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके क्या बनाता है, ये बनाता क्लोरोमेथेन, इसलिए ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो ये हो गया रहमत का जो भी व्यूज़ है उसके सपोर्ट में आपने ये लिख देना है और यही इसका प्रॉपर जस्टिफिकेशन है। और बैलेंस जहाँ तक बात है केमिकल रिएक्शन, तो यहाँ पर ये चेक कर सकते हो आप, ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन है। CH4 क्लोरीन के 2 एटम हो गया, बैलेंस है। अब है अगला क्वेश्चन, बी पार्ट, क्लोरीन गैस वाज प्रिपेयर्ड यूजिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन। राइट द केमिकल इक्वेशन टू रिप्रेजेंट द चेंज। आइडेंटिफाई द अदर प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड इन द प्रोसेस एंड गिव वन एप्लीकेशन ऑफ ईच। तो सबसे पहले बता दें कि ब्राइन सॉल्यूशन किसे बोलते हैं। ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन जो होता है। यानी ब्राइन सॉल्यूशन मीन ये सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन को क्या बोल देते हैं, ब्राइन। और इसका क्या करना है, इलेक्ट्रोलिसिस करना है। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रोड बना लेते हैं और ये हो गया ब्राइन सॉल्यूशन यानी सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन। ये हो गया ब्राइन यानी NaCl। और किसके साथ है, वाटर भी होगा। अब इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के लिए यहाँ पर कनेक्ट कर लेते हैं इसको। तो ये हो गया आपका कैथोड और ये हो गया एनोड। अब होगा क्या, यहाँ पे सोडियम क्लोराइड इलेक्ट्रोलिसिस करके क्या बनाएगा, ये आयनों में चेंज हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। सोडियम और क्लोरीन आयन बनेंगे किससे, NaCl से। और वाटर क्या होगा, इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान ये H आयन और OH आयन में क्या हो गया, डिकम्पोज हो जाएगा। अब यहाँ पर सोडियम OH के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, NaOH। और यहाँ पर उसके बाद क्या होता है, जो एनोड है, एनोड मतलब पॉजिटिव और कैथोड मतलब नेगेटिव। तो यहाँ पर सोडियम आयन ड्रिफ्ट होगा कहाँ पे, कैथोड में। यहाँ पहुँचेगा सोडियम आयन और H आयन और यहाँ पहुँचेगा OH आयन
और क्लोरीन आयन। अब होगा क्या, क्लोरीन आयन एक इलेक्ट्रॉन फ्री करके क्या बना देगा, क्लोरीन गैस। यानी क्लोरीन आयन क्लोरीन का एक एटम बनाएगा एक इलेक्ट्रॉन फ्री करके, और एच आयन कैथोड में ये एक इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना देगा, हाइड्रोजन एटम बना देगा। तो हाइड्रोजन एटम, दो एटम मिलके क्या बन जाएंगे, हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। उसी प्रकार क्लोरीन के दो एटम मिलके क्या बन जाएंगे, क्लोरीन गैस फ्री हो जाएगी। तो ओवरऑल हमारी रिएक्शन क्या हो जाएगी, NaCl प्लस वाटर, और डिकम्पोज करके जो बनने वाले प्रोडक्ट हैं वो क्या है, एक तो NaOH है, कास्टिक सोडा यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, और क्या बनेगा, वाटर, वो हाइड्रोजन और क्लोरीन। तो आपको ऐसे एनालिसिस करके ये रिएक्शन बनानी, जिसको क्लोर अल्काली रिएक्शन भी कहते हैं। क्लोर का मतलब क्लोरीन गैस बन रही है, अल्काली का मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है, तो इसको क्लोर अल्काली रिएक्शन भी कहते हैं, क्लोर अल्काली रिएक्शन। आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड इन द प्रोसेस। तो ये हो गया हमारा कास्टिक सोडा, यानी क्या बोलते हैं इसको, कास्टिक सोडा। और ये बन गया हमारा क्लोरीन, और ये बन गया हाइड्रोजन। अब हमें क्या बताना है, इनके प्रत्येक के एप्लीकेशन बताने हैं। तो सोडियम, स्पेशली क्लोर अल्काली का हम एप्लीकेशन बताएंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड किस काम आता है, ये आता है सोप फॉर्मेशन में काम आता है, यानी NaOH सोप फॉर्मेशन। एक एप्लीकेशन बताना है। और क्लोरीन का एप्लीकेशन क्या है, ये ब्लीचिंग पाउडर बनाने के काम आता है, ब्लीचिंग एजेंट बनाने के काम। तो एक एक एप्लीकेशन हो गया। हाइड्रोजन का बहुत सारे यूजेज हैं। अगर हाइड्रोजन का यूज़ बताएं तो ये रिडक्शन करने के काम आता है, यानी रिड्यूसिंग एजेंट भी बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है रैना, ये चॉइस का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। रैना while doing certain reactions observed that heating of substance X with vinegar like smell with substance Y, which is used as industrial solvent in presence of concentrated sulfuric acid on a water bath, gives a sweet smelling liquid having molecular formula C4H8O2 when heated with caustic soda. Z gives back the sodium salt of and the compound Y. तो बोलने का मतलब क्या है, सबसे पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि X क्या है, Y क्या है, Z क्या है। तो इनकी प्रॉपर्टीज़, केमिकल्स की प्रॉपर्टीज़ आपको स्टडी करनी है। बहुत सारी इंपॉर्टेंट केमिकल्स है, तो उनकी प्रॉपर्टीज़ से आपको गेस करना है कि ये प्रोडक्ट क्या होगा। अब जैसे कि यहाँ पर लिख रखा है सब्सटेंस X विद विनेगर लाइक स्मेल। अब विनेगर लाइक स्मेल क्या होता है, विनेगर किसका बनता है, एसिटिक एसिड का, यानी एथेनोइक एसिड का। तो इसका मतलब X क्या होगा, एथेनोइक एसिड होगा, ये होगा एथेनोइक एसिड। और एथेनोइक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH। Y क्या होगा, ये जो विनेगर लाइक स्मेल वाला सब्सटेंस है, ये रिएक्शन करता है एक सब्सटेंस Y, जिसको इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट के रूप में जाना जाता है या यूज़ किया जाता है उसको। तो ये क्या होना चाहिए, एथेनॉल होना चाहिए, जो इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट है। तो Y हो जाएगा हमारा एथेनॉल। और एथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है,
CH3CH2OH। अब ये बता रहा है कि दोनों की रिएक्शन करने के बाद एक स्वीट स्मेलिंग लिक्विड बनता है जो जेड के रूप में यहाँ दे रखा है। तो इसका मतलब स्वीट स्मेलिंग लिक्विड क्या हो जाएगा, वो एस्टर होगा। इन दोनों की रिएक्शन करने के बाद जो होगा, जिसको हम एथिल एथोनेट भी बोलते हैं, एथिल एथोनिएट, ये हो गया एस्टर। व्हेन हीटेड विद कास्टिक सोडा, अब ये जो जेड है एथिल एथोनेट, और इसका फॉर्मूला होता है CH3COO, और यहाँ पे क्या होता है C2H5OH, नहीं C2H5। ये हो गया एस्टर का फॉर्मूला एथिल एथोनेट का। तो ये हो गया एथिल एथोनिएट। अब ये इस क्या करता है, COO C2H5, ये एस्टर है, और ये क्या करता है, हीट किया जाए इसको किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। क्या करना है, इसको हीट करना है, और हीट करने के बाद दोबारा से क्या होता है, ये सोडियम साल्ट बनाएगा, यानी CH3COONA, और क्या बनाएगा, ये तो हो गया सोडियम एथोनिएट, और बनाता है CH2CH2OH, यानी दोबारा से एथेनॉल मिल जाता है। तो ये दोबारा से क्या बोल रहा है, दोबारा से कंपाउंड वाई हमें प्राप्त होता है। तो ये तो हो गया रिएक्शन। इलस्ट्रेट द चेंजेस विद द हेल्प ऑफ सुटेबल केमिकल रिएक्शन। तो सुटेबल केमिकल रिएक्शन यही है, यहाँ पर NaOH है, एक गलत लिख दिया, NaOH। तो ये आपकी सुटेबल रिएक्शन हो गई, और ये आइडेंटिफाई कर लिया XYZ को, इतना ही लिखना आपको ये। Our question number 35, given below are certain situation, analyze and describe its possible impact on a person. Testes of a male boy are not able to descend into scrotum during his embryonic development. तो बोलने का मतलब क्या है कि जैसे कि ये बता रहा है कि टेस्टेस डिसेंडेंट्स की बात कर रहा है कि यहाँ पर किडनी के नज़दीक में, सपोज करो कि किडनी है, ये क्या है, किडनी। तो किडनी के नज़दीक में एक वेसल्स ओरिजिनेट होता है, जो कहाँ खुलता है, ये खुलता है यहाँ स्क्रोटम में। स्क्रोटम एक पाउच है जिसके अंदर क्या होते हैं, टेस्टिस होते हैं। स्क्रोटम जो है, जो पेनिस होता है उसके पोस्टीरियर पार्ट में होता है, बैक में मतलब रूट में कह सकते हैं, और यहाँ पर टेस्टिस का फॉर्मेशन होता है एब्डोमिनल कैविटी में। तो टेस्टिस जब ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है तो ये डिसेंड होते हैं, और ये हमारी बॉडी के बाहर होता है स्क्रोटम। अब होता इसलिए है क्योंकि बॉडी के बाहर होने से इसका टेम्परेचर क्या होगा, लो होना चाहिए। तो स्पर्म फॉर्मेशन के लो टेम्परेचर होना ज़रूरी है, इसलिए बॉडी के बाहर स्क्रोटम होता है। बॉडी के अंदर होगा तो टेम्परेचर हाई होता है, तो स्पर्म क्या हो जाएंगे, आपके सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, स्पर्म नहीं बनेंगे। तो यहाँ पर ये जो बोल रहा है उसी की बात कर रहा है। टेस्टेस ऑफ ए मेल बॉय आर नॉट एबल टू डिसेंड। अगर ये डिसेंड नहीं होंगे तो क्या होगा, बॉडी टेम्परेचर हाई होने की वजह से स्पर्म क्या हो जाएंगे, सर्वाइव नहीं करेंगे, बनेंगे नहीं। नो स्पर्म फॉर्मेशन कह सकते हैं, नो स्पर्म फॉर्मेशन अकर ड्यू टू हाई टेम्परेचर ऑफ बॉडी। तो ये इसका आंसर है। और ये नहीं बनेगा तो क्या होगा, ये मेल आगे जाके क्या होगा, इनफर्टाइल हो जाएगा। दूसरा रीजन ये है, इनफर्टिलिटी विल अकर। इनफर्टिलिटी यानी ऐसा मेल बॉय की इनफर्टिलिटी हो जाएगी, उसमें इनफर्टिलिटी अकर। अगला क्वेश्चन है,
वास्ट डिफरेंस ऑफ ए मैन इज प्लग्ड। अब वास्ट डिफरेंस अगर प्लग्ड यानी बंद हो गया, वास्ट ब्लॉक हो गया, ये वास्ट डिफरेंस है। वास्ट डिफरेंस का काम क्या है, ये टेस्टेज हैं, तो टेस्टेज से स्पर्म बनेंगे और वास्ट डिफरेंस के थ्रू ये स्पर्म क्या होंगे, ट्रांसपोर्ट होंगे। ये वास्ट डिफरेंस है सारे ये ट्यूब्स। और उसके बाद वास्ट डिफरेंस अगर ब्लॉक हो गया तो स्पर्म क्या नहीं होंगे, विल नॉट बी ट्रांसपोर्टेड, यू कैन से। तो स्पर्म विल नॉट बी ट्रांसपोर्टेड, स्पर्म बन तो जाएंगे लेकिन वो ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएंगे। स्पर्म विल नॉट बी ट्रांसपोर्टेड, आगे नहीं जाएंगे। और इसमें भी क्या होगी, इनफर्टिलिटी होगी। अब है क्वेश्चन नंबर 35 का सी पार्ट, प्रोस्टेट एंड सेमिनल वेसिकल्स आर नॉट फंक्शनल। यानी यहाँ पर है प्रोस्टेट, तो प्रोस्टेट एक ग्लैंड्स है जहाँ से क्या बनता है, सीमेन फॉर्मेशन होती है, सीमेन बनता है यहाँ पे। और सेमिनल वेसिकल्स ये है, यहाँ पर से क्या बनता है, फ्लूइड बनता है जो स्पर्म को नॉरिश करने के लिए बनता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक तो जब ये दोनों काम नहीं करेंगे, प्रोस्टेट ग्लैंड और ये सीमेन वेसिकल्स, तो क्या होगा, एक तो नॉरिशमेंट नहीं होगा। इसका आंसर होगा यानी स्पर्म का नॉरिशमेंट नहीं होगा। स्पर्म्स नॉरिशमेंट्स will not be provided। दूसरा काम क्या होगा कि स्पर्म ट्रैवल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब सीमेन नहीं बनेगा, प्रोस्टेट ग्लैंड जब काम नहीं करेगा तो क्या होगा, सीमेन नहीं बनेगा, सीमेन विल नॉट बी फॉर्म्ड। एक तो नॉरिशमेंट नहीं मिलेगा स्पर्म को, दूसरा सीमेन भी नहीं बनेगा, तो ये दो चीज़ हो जाएंगी। अब है क्वेश्चन नंबर इसी का डी पार्ट, एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड इन ह्यूमन फीमेल। अगर एग फर्टिलाइज नहीं होता तो क्या सीन हो सकता है, ये हमारी फैलोपियन ट्यूब्स हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, ये ओवरीज हो गई, ओवरी से क्या निकलते हैं, एग्स निकलते हैं। और एक्स जो है कि जो यहाँ के, अगर एक्स यहाँ पर स्पर्म से कांटेक्ट करके फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो यहाँ पर, क्योंकि यूटेरस पूरी तरह से क्या है, प्रिपेयर्ड है, तो यहाँ पर जो है, जो यूटेरस की लाइनिंग है, इसमें ब्लड क्या हो जाएगा, ब्लड जमा हो जाएगा। किसके लिए, क्योंकि वो प्रिपेयर है, तो फीटस को देने के लिए या एम्ब्रियो को देने के लिए, जो जाइगोट है उसको देने के लिए क्या होगा, यहाँ ब्लड जमा हो जाएगा उसको नॉरिशमेंट करने के लिए। और अगर ये फर्टिलाइज नहीं होता तो क्या हो जाएगा, ये लाइनिंग पूरी क्या हो जाएंगी, सेड हो जाएंगी, और ये वेजाइना के थ्रू ब्लीडिंग होने लगती है, तो ये हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर ये इसका जो है डी पार्ट आपकी समझ में आ गया होगा कि एक तो क्या होगा, नॉट एक्स अगर फर्टिलाइज नहीं होगा तो यूटेरस तो प्रिपेयर है, यानी यूटेरस प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर्ड है, तो उसमें जो उसकी वॉल्स में क्या होंगी, ब्लड डिपॉजिट हो जाएगा और लेयर्स बन जाएंगी, मतलब कि ब्लड वेसल्स वहाँ पे एक किस्म से क्रिएट हो जाएंगे, उसके लिए फीटस को पालने के लिए कह सकते हो। और जब ये फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो क्या हो जाएंगे, कुछ टाइम बाद ये सेड हो जाएंगे। तो ये हर महीने में ओव्यूलेशन के दौरान ये होता है, तो ओव्यूलेशन होगा तो जो है, इसीलिए हर मंथ क्या है, फीमेल को क्या होती है, मेंस्ट्रुएशन। अगला क्वेश्चन है, प्लेसेंटा डज नॉट अटैच टू द यूटेरस ऑप्टिमली। यानी सही ढंग से अगर प्लेसेंटा जुड़ा हुआ नहीं होगा यूटेरस से तो क्या होगा, जो फीटस होगा, जो एम्ब्रियो होगा या फीटस जो भी है, पेट में जो बच्चा है,
उसको क्या नहीं मिलेगा, नॉरिशमेंट ढंग से नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, नॉरिशमेंट नहीं मिलेगा, तो क्या होगा, या तो इसमें ब्लीडिंग भी होगी नंबर 1, और दूसरी बात क्या है, उसकी ग्रोथ में क्या होगा, कुछ ना कुछ बैड रिजल्ट आएंगे, तो ऐसा हो जाएगा कुछ। अब है चॉइस का क्वेश्चन। ए पार्ट है, ए डॉक्टर हैज़ एडवाइज समीर टू रिड्यूस शुगर इनटेक इन हिज डाइट एंड डू रेगुलर एक्सरसाइज आफ्टर चेकिंग हिज ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स। विच डिसीज डू यू थिंक समीर इज सफरिंग फ्रॉम? नेम द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिसीज एंड द ऑर्गन प्रोड्यूसिंग द हार्मोन। सबसे पहले तो समीर को कौन सी बीमारी हुई है, उसको डॉक्टर ने एडवाइस दिया है शुगर इनटेक रिड्यूस करने का, तो इसका मतलब उसको जो बीमारी वो क्या है, डायबिटीज़। इसका आंसर है डायबिटीज़। और दूसरी बात क्या है, विच डिजीज डू यू थिंक समीर इज सफरिंग फ्रॉम, ये हो गया। नेम द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिसीज, तो इस हार्मोन का नाम क्या है, दूसरे पार्ट का आंसर है इंसुलिन। इंसुलिन क्या होता है, हमारे ब्लड ग्लूकोज को कंट्रोल करता है, हमारे ब्लड ग्लूकोज को कंट्रोल करता है उसमें, यानी कि हमारी सेल्स क्या करती हैं, ग्लूकोज को कंज्यूम करती हैं, और इसमें जो इंसुलिन है वो मदद करता है ताकि ग्लूकोज कंज्यूम हो सके प्रत्येक सेल्स के द्वारा। लेकिन अगर इंसुलिन कम हो जाए तो पूरी बॉडी की जितनी सेल्स हैं उसमें ग्लूकोज यूज़ नहीं हो पाए, तो हमारे ब्लड में क्या है वो रन होता रहता है, और उसी को हम शुगर बोल देते हैं। एंड कौन सा ऑर्गन इसको प्रोड्यूस करता है इस हार्मोन को, इस पार्ट का आंसर है पैंक्रियाज। तो इस प्रकार से ये हो गया। अब है बी पार्ट, विच हार्मोन इज प्रेजेंट इन द एरिया ऑफ रैपिड सेल डिवीजन इन प्लांट एंड विच हार्मोन इनहिबिट्स द ग्रोथ। तो एरियाज ऑफ रैपिड सेल डिवीजन जो प्लांट में है, कौन सा हार्मोन ये करता है काम, साइटोकाइनिन्स। तो साइटोकाइनिन्स नाम का हार्मोन जो है सेल डिवीजन करता है, इसी से प्लांट की ग्रोथ होती है। और दूसरी बात है, विच हार्मोन इनहिबिट्स द ग्रोथ, कौन सा हार्मोन ग्रोथ को रोकता है, और इस हार्मोन का नाम है एब्सिसिक हार्मोन। एब्सिसिक एसिड ये एक हार्मोन है, और इसी की वजह से पत्तियां झड़ती हैं पेड़ों की, और जो है सूट सिस्टम यानी सीड जर्मिनेशन नहीं हो पाता। इसके लिए जिम्मेवार कौन सा हार्मोन है, एब्सिसिक एसिड, और ये ग्रोथ के लिए जिम्मेवार है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। यहाँ पर क्वेश्चन में बता रहा है, एक फिगर दे रखा है, ये द अबव इमेज शोज ए थिन लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 मीटर। तो 5 मीटर का कोई थिन लेंस है, तो इसको देखने से लग रहा कौन सा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट जो है, व्हाट इज़ द काइंड ऑफ लेंस शोन इन द अबव फिगर। तो ये क्या है, ये एक कॉन्वेक्स लेंस है, इसका आंसर है कॉन्वेक्स लेंस। क्वेश्चन के अगले पार्ट में बता रहा है, इफ ए रियल इन्वर्टेड इमेज इज टू बी फॉर्म्ड बाय दिस लेंस एट ए डिस्टेंस ऑफ 7 मीटर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, ये है ऑप्टिकल सेंटर, देन शो द कैलकुलेशन वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड। तो यहाँ पर बता रहा है, पहले तो इसकी फोकल लेंथ क्या है, फोकल लेंथ हमें दे रखी थी कितनी, 5 मीटर। तो फोकल लेंथ जो लेंस की है वो है 5 मीटर, सेकेंड पार्ट का। और रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है लेंस के द्वारा डिस्टेंस एट ए डिस्टेंस ऑफ 7 मीटर, यानी इमेज फॉर्मेशन 7 मीटर में बनती है। तो इमेज कहाँ बनती है इसकी, ये बनेगी इस साइड यानी बैक एंड, और ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा जाएगा हमें यूँ निकालना है। अब फोकल लेंथ इसकी क्या होती है, कॉन्वेक्स लेंस की प्लस में होती है, और इमेज भी कहाँ बनेगी इसकी, राइट हैंड साइड में बनेगी, वो भी प्लस होगी। तो लेंस का फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं,
1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1/f माइनस 1/v। v हमें दे रखा है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 1/u। अब यहाँ पर कर लेते हैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट, तो ये हो गया 5 और v क्या हो गया 7 माइनस 1/u। तो ये आ जाएगा हमारा 35 7 5 1/u। ये हो जाएगा हमारा -2 और इसका माइनस इधर आ जाएगा 35 इक्वल टू 1/u। यहाँ से u इक्वल टू हमारा आ जाएगा कितना होगा 17.5 मीटर, जो कि क्या होगा माइनस का होगा, माइनस u इक्वल टू माइनस 17.5 मीटर आ गया हमारा। यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे। अब हमें डायग्राम बनाना है, तो f इक्वल टू 5 मीटर। अगर ये f इक्वल टू 5 मीटर है तो हमें ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखना पड़ेगा, यहाँ पर दुगना यहाँ पे तिगना, तो यहाँ रख लेते हैं। तो ये u इक्वल टू कितना है 17.5 मीटर। यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे और ये ऑब्जेक्ट को हमने रख दिया। अब क्या करना, हमें एक लाइट रे हमें पैरेलल दिखा देनी है और जो पैरेलल जाएगी वो फोकल पॉइंट से होते हुए इसकी जाएगी ऐसे। दूसरी वाली ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए जाएगी। इसको दिखा देते हैं ऐसे। इस प्रकार से इमेज क्या बनेगी, इनवर्टेड बनेगी और रियल बनेगी। तो ये रे डायग्राम हो गया, यही हमें बनाना था। तो ये इमेज हो गई और ये हो गया ऑब्जेक्ट। बस ऐसे दिखा देना है, ये रे डायग्राम बन गया। अब है अगला क्वेश्चन, चॉइस का है। A 10 centimeter long pencil is placed 5 centimeter in front of concave mirror having a radius of curvature of 40 centimeter। तो यहाँ पे एक कॉन्केव मिरर बना लेते हैं। लॉन्ग पेंसिल, तो h इक्वल टू हमें दे रखे लेंथ ऑब्जेक्ट की 10 सेंटीमीटर एंड प्लेस्ड 5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर। इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर मतलब लेफ्ट हैंड साइड में। तो ये क्या दे रखा है, u दे रखा हमें 5 सेंटीमीटर, जो हमारा क्या होगा माइनस में होगा। और क्या है, हैविंग ए रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें 40 सेंटीमीटर दे रखा है, जहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। तो फोकल लेंथ क्या होगा 40 डिवाइडेड बाई 2 यानी 20 सेंटीमीटर। अब देखना है कॉन्केव मिरर में फोकल लेंथ क्या होती है। कॉन्केव लेंथ में फोकल लेंथ हमेशा माइनस में होती है, तो ये -20 सेंटीमीटर हो गया, क्योंकि कॉन्केव मिरर में क्या होती है, फोकल लेंथ माइनस में होती है। और u इक्वल टू तो -5 भी होगा। अब हमें क्या निकालना है यहाँ पे, डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द मिरर। तो पहले क्वेश्चन में हमने क्या करना है, इमेज की पोजीशन निकालनी है। तो इमेज की पोजीशन v मान ली हमने, ये निकालना है। अब फॉर्मूला होता है मिरर का, फॉर्मूला 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो यहाँ पर f कितना है -20 इक्वल टू v हमें निकालना है और u हमें दे रखा है -5। तो ये हो जाएगा हमारा 1/v इक्वल टू -1/20 और ये हो जाएगा +1/5। तो ये कैलकुलेट करके आ जाएगा हमारा 20 और ये -1 + 4 इक्वल टू 1/v।
तो ये हो जाएगा हमारा v इक्वल टू 20/3 जो होगा 3 छक्का 18, 3 छक्का 18, 3 छक्का 6.66 मीटर नहीं सेंटीमीटर दे रखा। तो ये तो हो गई हमारी इमेज की डिस्टेंस, पोजीशन इमेज की फाउंड बाय द मिरर। तो ये हो गया इमेज पोजीशन। अब है इसका अगला पार्ट, क्वेश्चन नंबर व्हाट इज द साइज ऑफ द इमेज। अब साइज ऑफ इमेज का फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, हमें दे रखी है एक्चुअली में पेंसिल की लेंथ। तो एच डैश अपॉन एच इक्वल टू क्या होता है, माइनस वी अपॉन यू होता है। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेते हैं। यू कितना है 5 है और वी कितना है 6.66 लगा लेते हैं इसको। और अपॉन में यू कितना आया था, यू था हमारा दे रखा है -5, माइनस से माइनस कैंसिल। और यहाँ पेंसिल की हाइट हमें दे रखी है एच डैश अपॉन ये 10 हो जाएगा। अब यहाँ पर से 5 से इसको डिवाइड कर लेते हैं, 5 एकम 5 और होगा 5 3 15, लगभग इतना देख लीजिए। एच डैश हमारा आ जाएगा 10 से मल्टीप्लाई होके कितना हो जाएगा ये 13.3 सेंटीमीटर। तो हम कह सकते हैं एच डैश क्या होगा, ऑब्जेक्ट की लेंथ से ऑब्जेक्ट की हाइट से ज़्यादा होगा। 13.3 सेंटीमीटर ये इमेज की साइज आएगी। व्हाट इज़ द साइज ऑफ इमेज, तो इमेज की साइज आएगी 30.3 सेंटीमीटर। अब हमें एक ये रे डायग्राम बनाना है। फॉर्मेशन ऑफ द इमेज एज मेंशन इन द पार्ट फर्स्ट। तो ये पार्ट फर्स्ट में जहाँ पे इमेज बनती है वहाँ पर कर लेते हैं। तो ये पार्ट फर्स्ट है। तो यहाँ पर इमेज बनाते हैं कॉन्केव मिरर के द्वारा, जो इमेज बनेगी तो यहाँ पर बना लेते हैं। ये बनाए कॉन्केव मिरर, कॉन्केव मिरर मतलब ये इस तरह पेंट कर लेते हैं और ये प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर देते हैं। और यहाँ पर 5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर यहाँ पर ऑब्जेक्ट को रखा जाता है। फोकल लेंथ कितनी है इसकी, इसकी फोकल लेंथ है एक्चुअली में कितनी 20 सेंटीमीटर दिखा देते हैं ये। और ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा जाता, 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस में यहाँ पे मान लेते हैं। अब क्या होगा यहाँ पे, क्योंकि ये फोकल पॉइंट और किसके बीच में है, पोल के बीच में है। तो यहाँ पर एक लाइट रे तो ऐसे चली जाएगी और ये ऐसे जाएगी, तो दूसरा ये इसका जो है क्या होगा, फोकल पॉइंट से होते हुए हम इसको दिखा देंगे। दूसरी लाइट रे कहाँ से होके जाएगी, पी से होते हुए जाएगी और इट विल फॉलो द रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन। इसीलिए जो है ये ऐसे जाएगी। ये क्या है, इंसिडेंट एंगल और ये रिफ्लेक्टेड एंगल। अब ये इधर तो मिलेंगे नहीं, दोनों रेज इधर तो मिलेंगी नहीं, तो इनको हमें बैक एंड में पीछे डॉटेड लाइन में दिखाना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या बनेगी इमेज, इसकी इरेक्टेड बनेगी इमेज और वर्चुअल बनेगी। तो ये रे डायग्राम हो गया इसका। तो बच्चों ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग दिस वीडियो।